आपका आज वीडियो में। स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है अहमदाबाद प्लेन क्रैश किसकी गलती की वजह से हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ड्रीम लाइनर आरजे रौनक। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या एक बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है अहमदाबाद का हादसा? दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की वजह अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है और इसके पोटेंशियल रीजंस बता दिए गए। डॉक्टर सोनिया ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एरोस्पेस डिजाइन में सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने प्लेन क्रैश की फुटेज देखने के बाद कहा कि प्लेन थ्रस्ट की कमी की वजह से उड़ नहीं पाया। ये थ्रस्ट किस वजह से नहीं मिला, इस बारे में डॉक्टर सोनिया ने कुछ नहीं बताया और कहा कि ये ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर सोनिया ने यह भी कहा है कि प्लेन भले ही मॉडर्न हो, लेकिन था तो फिर भी 11 साल पुराना, यानी उसकी मेंटेनेंस में कमी भी इस क्रैश की वजह हो सकती है। नील हेंसफोर्ड, जो कि खुद एक पायलट है और स्ट्रेटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के ज्यादातर हादसे पायलट की गलती की वजह से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस क्रू और एयरलाइन की बात कर रहे हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टेड है और इस वजह से इस क्रैश की पोटेंशियल वजह बर्ड स्ट्राइक हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसे हुआ नहीं है। पहले यूएस एयरवेज की 2009 में एक फ्लाइट के दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन हडसन नदी में लैंड कराना पड़ा था। हंसफोर्ड का कहना है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बर्ड स्ट्राइक काफी कॉमन है। रमेश, जो कि इस प्लेन क्रैश के अकेले सर्वाइवर, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्लेन टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी थी। हंसफोर्ड का कहना है कि यह आवाज बर्ड स्ट्राइक की हो सकती है, लेकिन अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो 2 आवाज आनी चाहिए थी। अब दोस्तों, फाइनली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, जिनमें से एक थियरी तो रमेश को लेकर ही है। जब प्लेन क्रैश हुआ तो कई लोगों ने ऐसी फुटेज शेयर करनी शुरू कर दी जिसमें ये इल्जाम लगाया गया कि किसी एक पैसेंजर ने मिड एयर प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप लगाया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन विश्वास रमेश कुमार ने पुलिस को जो बयान दिए हैं उनके हिसाब से उन्होंने बीच हवा में प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट नहीं खोला, यानी क्रैश उनके इमरजेंसी एग्जिट खोलने से नहीं हुआ है। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की जब खबर आई उसके बाद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट में कोई सरवाइव कर पाएगा, लेकिन विश्वास रमेश कुमार को देखकर लोगों ने यही कहा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था तब रमेश ने यह बताया कि उनको फ्लाइट टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज सुनाई दी। रमेश, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया आए थे और अपने भाई के साथ वापस लंदन जा रहे थे। रमेश की सीट नंबर 11A थी, जबकि उनके भाई किसी दूसरी रो में बैठे थे। रमेश को अभी तक ये नहीं पता कि उनके भाई जिंदा हैं या नहीं। रमेश के कजिन अजय ने इंग्लैंड में रिपोर्टर्स को यह भी बताया कि फ्लाइट से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया और बताया कि वो सेफ है, लेकिन इस हादसे से काफी दुखी हैं। जो डॉक्टर रमेश का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से रमेश बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है और 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। रमेश कुमार कैसे बचे ये बात शायद किसी को नहीं पता। खुद रमेश के हिसाब से उनको नहीं पता कि आखिर पिछले 48 घंटे में उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन इन सब के बीच वो दुनिया के सामने एक उम्मीद की तरह आए हैं कि अगर ऊपर वाले ने आपको बचाने की ठानी है तो आपको मौत भी नहीं छू सकती। मोदी जी ने भी अपने अहमदाबाद दौरे पर रमेश कुमार से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात करी। रमेश का बचना जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी एक कहानी हमें हमारे पॉडकास्ट पर सुनाई है अनुज धर जी ने, जो कि ऑथर हैं, हिस्टोरियन है, रिसर्चर है और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पिछले कई सालों से रिसर्च करी है और ये बताया है अपनी किताबों के थ्रू कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, जो हमें जनरली बताया जाता है। अनुज जी ने बताया कि नेताजी वो प्लेन क्रैश सरवाइव कर गए थे और कई साल तक उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों किया? कई सवालों के जवाब आपको हमारे इस नए पॉडकास्ट में मिलेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड एक और हैरत अंगेज बात आपको बताते हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर बोइंग कंपनी पर अब आरोप लगने शुरू हो गए। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसका एयरक्राफ्ट ड्रीम लाइनर यानी बोइंग 787 था, जो कि वैसे तो काफी सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इसके क्रैश होने के बाद मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिन्होंने ये बताया कि कई सारे विसल ब्लोअर्स ने पहले ही ये चेतावनी दी थी कि बोइंग का ड्रीम लाइनर सेफ एयरक्राफ्ट नहीं है
और इसमें इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इस वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग के खिलाफ जांच बिठा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस विमान को लेकर अमेरिकी इंजीनियर और बोइंग कर्मचारी सैम सालेपोर ने 2024 में ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने FAA के सामने एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई जिसमें 787 ड्रीमलाइनर और 777 मॉडलों के प्रोडक्शन में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि बोइंग ने उत्पादन में जल्दबाजी की और फ्यूजलेज विमान का जो मुख्य ढांचा है उसमें छोटे छोटे गैप को ठीक करने में लापरवाही बरती है। सालेपोर का कहना था कि बोइंग के प्रोडक्शन में ऐसे शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं जो विमानों की एज को, उम्र को छोटा कर सकते हैं और समय के साथ विनाशकारी एक्सीडेंट्स यानी हादसे का कारण भी ये बन सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन छोटे छोटे गैप्स की बात की है जो विमान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते समय ठीक से नहीं भरे जाते। इससे विमान के ढांचे पर उड़ान के दौरान एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिससे सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2021 में भी FAA और बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर की डिलीवरी को लगभग 2 साल के लिए रोका था ताकि इन्हीं खामियों की जांच की जा सके। तब बोइंग ने दावा किया था कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है और विमानों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। सालेपोर का कहना था कि समस्याएं अब भी बरकरार हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि कुछ हिस्सों को जबरन फिट करने के लिए कर्मचारी उनके ऊपर कूदते थे जिसे उन्होंने पूरी तरह असुरक्षित करार दिया है। ये कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि जबरदस्ती हिस्सों को फिट करने के लिए उन पर कूदा गया है। अगर इस विसल ब्लोअर की बातों में दम है और ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है तो दुनिया भर की एयरलाइंस को बोइंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा। लेकिन जो इस प्लेन क्रैश में इस दुनिया से चले गए वो लौटकर तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये गलती किसकी थी? ये तकनीकी खराबी थी या इंसानी भूल थी? विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि वो गुमनामी बाबा बनकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी थियरीज अपनी किताबों के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू अनुज धर ने कई सालों से दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है और उन्हीं अनुज धर के साथ हमने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी जरूर देखना। और ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे भी अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद। अभी जब तक जो है मेरा ख्याल है जो ब्लैक बॉक्स है वो नहीं मिल जाता तब तक जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर जो है वो नहीं होंगी और बहुत सारी थ्योरीज जो है वो सामने जो है वो आती रहेंगी कि भाई इन वजूहात की वजह से जो है ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिसमें आपके छोटी सी छोटी आवाज़ भी अगर प्लेन में किसी तरह की हो तो वो भी कैप्चर हो जाती है। बिल्कुल। अभी तो अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड जो सीनियर जितने भी आप कह लो कि इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो डेफिनेटली अपने अनुभव के बेस पर ये चीज़ें बताएंगे। और अगर देखा जाए तो बाकी में जब आप फुटेज देखते भी हो प्लेन की तो एक चीज़ आपको ये फील होती, कल भी जैसे कि मौसम ने भी जिक्र किया था कि आपको वाकई में लगता है कि जो एक प्रॉपर उड़ान होती है ना वो प्लेन की बनी ही नहीं उस तरीके वो से। क्या नाम लेते हैं, जब उसने टेक ऑफ किया उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश जो है वो की गई है लेकिन नहीं उठ पाया, क्योंकि जब टेक ऑफ करता है प्लेन तो उस साइड उस टाइम पर उसकी जो डायरेक्शन होती है, आई मीन आपको वो काफी टिल्ट फील होती है डायरेक्शन, बिल्कुल कि आप एक तरह से ना रेजिस्ट आपको मतलब आप फील कर रहे हो तो रेजिस्टेंस एक तरह से। बट अभी जैसे इस प्लेन की डायरेक्शन हम लोग देखें तो वो आपको साफ पता लग रहा था कि वो काफ़ी ऐसे एकदम से नीचे आ गया था। तो बाकी मैं ये बात बोलूँगी कि अपने कारोबार को चमकाने के लिए जो भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि बोइंग को लेकर पहले भी काफ़ी सारी बातें जो हैं वो चर्चा में रही हैं और ऐसा नहीं है कि ये अभी इस हादसे के बाद हुआ है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया है और बहुत सीनियर लोग जिन लोगों ने इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाया है, उनकी आप कह लो कि एक ऐसी मौत भी हुई है कि जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं है कि भाई उनकी डेथ किस तरीके से अचानक से हो गई। यार अभी तो जो है जैसे बीच में एक चीज कही, जहाज के है 2 इंजन जो है वो होते हैं, अगर एक के साथ बर्ड स्ट्राइक हुआ तो दूसरे को तो काम नहीं, दूसरे को तो काम जो है वो करना चाहिए था। अगर एक इंजन बंद हो गया तो दूसरा क्यों बंद हो गया, ये एक बहुत जो है ना यहाँ पे चिंता वाली बात है, क्योंकि अगर मोस्टली आप देखें मिड फ्लाइट में भी अगर कोई इशू आता है, एक इंजन
इंजन काम करना बंद हो जाता है तो बाकी इंजन जो होते हैं उस जहाज़ पे वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते हैं ताकि भाई किसी नियर बाय एयरपोर्ट पे जो है वो आप जो है इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों इंजन्स, क्योंकि वो साफ जो है वो नज़र आ रहा है कि भाई जिस तरह जहाज़ नीचे गया ना कुछ तो गड़बड़ जो है वो वहाँ पर जो है वो रही है। तो ये अब जब तक ब्लैक बॉक्स जो है वो नहीं मिल जाता या अगर मिल गया हुआ है तो उस पे जो है आप सारी इन्वेस्टिगेशन होगी बिल्कुल। तो फिर ही सही बातें जो है पब्लिक के सामने आती हैं तो पता चलेगा कि भाई क्या जो है वो एक्चुअल वजह रही है कि भाई जहाज़ के अंदर कोई टेक्निकल इशू था या इंजन ने काम करना छोड़ दिया था या प्लेन स्ट्राइक बर्ड स्ट्राइक हुआ उस पर, क्या ऐसी या जो है पायलट की गलती थी, क्योंकि हाँ, बीच में ये भी जिक्र किया गया ना ह्यूमन एरर भी हो सकता है। भी तो वो सारी चीज़ें जो है वो तभी बेसिकली सही पता चलेंगी। बाकी जो है वो बाकी जितने लोग जो है इस दुनिया से चले गए वो एक ऐसा नुकसान है कि भाई वो नहीं, वो गैप फिल नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी जो है उनके घर वालों को दिलासा दें वो गैप जो है वो कभी फिल नहीं हो सकता। ट्रू, लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि फर्दर इस तरह की चीज़ें ना हो, इस चीज़ को तो प्रॉपर वाकई में इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इधर ये ह्यूमन एरर है या फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कुछ फॉल्ट ऐसा आ रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में आप बहुत सारी जानों के साथ खेल रहे हो और ये ऐसी बात नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। ह्यूमन एरर समझ में आता है कि इंसान से कभी गलती हो सकती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एरर है उसमें आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ इसलिए कि आपको एक बड़ा जो आप कह लो कि मतलब कंसाइनमेंट मिला होता है उसको पूरा करने के लिए आप जल्दी जल्दी उन चीज़ों को कर रहे हो। बिल्कुल, मेरा ख्याल है भाई मैन्युफैक्चरिंग एरर जो है ना वो भाई कोई ज़मीन पे चलने वाली चीज़ तो है नहीं कि चलें यार कोई अगर फ्लॉ आता है इंजन ख़राब होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि भाई आप अगर देखा जाए कोई स्पॉट नहीं है सिवाय इंजनों के, आप इंजन पे जो है उसका सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भाई अगर मैन्युफैक्चरिंग एरर है तो भाई ये बाकी एयरलाइन इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनके लिए एक बड़ी कंसर्न की, हाँ बहुत कंसर्न वाला मैटर है ये। और मेरा ख्याल है कि भाई यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस भी होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो है ना इन चीज़ों के बाद जो है वो बोइंग पे शायद ट्रैवल करना जो है वो डरें। ट्रू, बिल्कुल ये सही बात है। और इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि ये कंसर्न एक आम आदमी का होना भी चाहिए, क्योंकि हवाई सफ़र बहुत ख़तरनाक होता है। इवन कि अगर हम लोग वेदर टर्बुलेंस देख लें तो भी आपको उस टाइम पर पता नहीं होता कि आपने बचना है या नहीं बचना है। और मैं ये कहती हूँ कि देखो ये हादसा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हादसा था, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ और लोगों की डेथ हो गई, लोग जल गए हैं और किसी की मतलब आप आइडेंटिटी भी नहीं मतलब उस तरीके से नज़र आ रही कि उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके। आपको ब्लड के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा रहा है, डीएनए के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बात कहती हूँ कि देखो ये सच में यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो सबको होना चाहिए लोगों की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि लोग इतना पैसा खर्च करके ट्रैवल करते हैं और उसके बाद भी अगर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि या तो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम में कोई भी रीज़न है, सबको मुझे लगता है कि एड्रेस करना चाहिए। बाकी जो फैमिलीज़ मतलब जिनके घर वाले गए हैं डेफिनेटली उनका जो गम है वो कोई भी नहीं बांट सकता। तो बस यही दुआ की जा सकती है कि ऊपर वाला उनको हौसला दे, सब्र दे। और इसी के साथ हमें जो हमारी वीडियो गुड बाय।